हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो बनेगा आपके लिए। ये गोधुली भाग 2, ठीक है। गोधुली भाग 2 का इंपॉर्टेंट यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप सभी सवाल को याद करते जाओ धीरे धीरे। तो मैं 5-5 सवाल लगभग देते आ रहा हूँ। साइंस में, सोशल में, मैथ में भी आ रहा है ना। तो गोधुली हिंदी में भी लाएंगे। और मुझे बताना कि आपको इन पांचों में से कितना सवाल याद था। अगर याद नहीं तो कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा और कॉपी पे नोट कीजिएगा। और सिर्फ नोट नहीं करना बल्कि नोट करके याद करना है, सिर्फ पीडीएफ से काम नहीं चलेगा। तो चलो सबसे पहले सवाल देखो, कितना इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि देखो ईयर यहाँ पे लिख दिया हूँ, कौन कौन ईयर में ये सवाल आया हुआ है, ठीक है। सोच सकते कितने इंपॉर्टेंट है। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं और क्यों। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत की दर्शन जो है कहाँ हो सकता है और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं, यानी कि जो भारत का जो ग्रामीण जीवन है, यानी कि गांव में रहने वाले लोग हैं, किस तरह से गांव में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। तो अगर सच्चे भारत के दर्शन करना है, रियल में भारत कहाँ पे है, तो रियल भारत आपको, वास्तविक में भारत आपको कहाँ मिलेगा, तो जो ग्रामीण इलाका है वहाँ आपको रियल में भारत देखने को मिलेगा। तो लेखक की दृष्टि में यही बोला गया है कि सच्चे भारत के दर्शन अगर करना है तो भारतीय ग्रामीण जीवन को देखिए कि ग्रामीण जीवन वो किस तरह से वो जीवन यापन कर रहा है, ठीक है। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, यानी कि जो ग्राम है, जो भारत का जो गांव है, वहाँ की जो संस्कृति है, सच्चा भारत उसी में निहित है, ठीक है। और क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा हुआ है। देखे होंगे आप खुद से भी आप तजुर्बा ऐसे कर सकते हो कि एक गाँव का एक बंदा है, शहर का बंदा, ठीक है, नगर का बंदा या गाँव का बंदा, ठीक है। तो इन दोनों में देखेंगे कुछ ना कुछ भावनाएं दिखेगा आपको कि गांव के जो लोग होते हैं, आपसी जैसे एक गांव है, एक गांव में अगर 100 लोग हैं, गांव में रह रहे हैं, तो उस गांव में अगर किसी को भी कुछ होता है तो सभी लोग हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शहर में कोई इस गांव से आया, कोई इस गांव से बसने आया, सब शहर में अलग अलग जगह से लोग आकर के बस जाते हैं, जिसका कोई रिलेशन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। मान लेते पटना नाम का कोई शहर है, अब पटना से बहुत अलग अलग गाँव से आके लोग क्या हो गए, बस गए, तो वो मेल मिलाप नहीं हो पाता जो गाँव में मिलता है, क्योंकि गाँव में पूरा खानदान उसका वहाँ से जीवन यापन करते हुए आता है, तो जानता है कि ये अच्छा इसका बेटा है, ये इसका बेटी है, तो हेल्प करता है। प्यार भावना, सहयोग की भावना उसमें कूट कूट कर भरा होता है। ओके, आप भी ये आजमा सकते हैं। ओके, चलो अगला सवाल देखिए। सवाल क्या है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है। परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक और क्यों है। तो आंसर देखिए जी, जो लोग साहित्य में, यानी कि नोबेल जिसको बोलते हैं, साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रखना चाहते हैं, तो उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि साहित्य परंपरा का अगर ज्ञान चाहिए, परंपरा मतलब जो हमारा परंपरा चलते आ रहा, इस तरह बोलते हैं। तो जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी उसमें लाना चाहते हैं, तो उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, ठीक है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। यानी कि अगर साहित्य की अगर आप परंपरा है तो उसको अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इससे पहले, यानी कि उनके लिए साहित्य की जो परंपरा है वो तो ज्ञान हो जाए कि साहित्य की परंपरा क्या है। और क्योंकि साहित्य की परंपरा में क्या होता है ना कि गतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, यानी कि आगे बढ़ रहे, गतिशील कर रहे, तो उसमें आलोचना कैसे आ रहा। आप अगर आगे बढ़ रहे तो आपको, आपके पीछे कितने सारे लोग हैं जो आपको मतलब आगे बढ़ने नहीं दे रहा, क्या कारण है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। तो इन सभी बातों का अगर ख्याल रखेंगे तभी आप जो है नई विचारधारा आप यहाँ पे ला सकते हो। साहित्य की धारा को मोड़कर आप नया जो है नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ठीक है, सवाल समझ आ गया। अगला सवाल देखो, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक घर छोड़ दिया, सॉरी, किस कारण से। तो ये तो खैर कहानी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि किस कहानी से लेखक घर छोड़ दिया। तो देखिए, लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को बहुत अच्छा से रखा,
यानी कि ऐसे भी जानते हैं कि कोई जब बहादुर या कोई नौकर या घर में आता है या कोई नया आदमी आता है तो उसको बहुत इज्जत करते हैं ना, लेकिन कुछ समय बाद पश्चात जो है पत्नी एवं पुत्र दोनों उसकी पिटाई बात बात पर कर देते थे। यानी कि कुछ गलती हुआ, पिटाई कर दिया। गलती के लिए अगर किसी से कुछ गलती होता है तो उसको उसके लिए बोलना चाहिए कि आइंदा से ये गलती नहीं होगा, है ना, उसको डांटना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी और पुत्री दोनों जो है बात बात पे पिटाई कर देते थे। एक रिश्तेदार लेखक ने भी, जो लेखक था जो उसको लाया था घर, तो एक रिश्तेदार उसको बन रहा था कि मेरे को ये घर लाया, तो रिश्तेदार जो लेखक थे उन्होंने भी बहादुर की पिटाई कर दी। बार बार इस तरह से प्रताड़ित हो रहा था, उससे बार बार मुतासिर हो रहा था और प्रताड़ित हो रहा था कि ये सही नहीं है, मेरे साथ बेकार काम, गलत काम हो रहा। तो इसीलिए मार खाने के कारण एक दिन अचानक घर से बहादुर का हो गया, भाग गया। तो इसी कारण तो इसको तो रटने की जरूरत नहीं है कि क्यों, क्योंकि शुरू में लिखा कि लेखक के घर में प्रारंभ में बहादुर को बहुत अच्छे से रखा, शुरू में बहुत अच्छी तरीके से लाया रखा, लेकिन बातों बात पे कभी कभी किसी बात पे उसकी बीवी, पत्नी, कभी लेखक भी खुद उसको पिटाई कर देते थे। तो इस तरह से ये 48 जो है वो बहादुर सह नहीं पाया और एक दिन अचानक घर से भाग गया। तो अपने अल्फाज में लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। यानी कि देवनागरी लिपि के जो अक्षर हम लोग लिखते हैं तो उसमें स्थिरता कैसे आई कि ये देवनागरी है, स्थिरता। नहीं तो पहले पता ही नहीं चलता था। करीब करीब 2 सदी पहले, सदी बोलते 100 साल, 100 साल में 1 सदी, 200 सदी हो तो 200 साल, 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और उनमें पुस्तक छपने लगी। यानी कि करीब 200 सदी से पहले जो है देवनागरी लिपि के जो है उस टाइप का टाइप बनने, टाइप मतलब समझ रहे हैं, टाइपिंग जो टाइप हुआ, ठीक है, और इसमें जो है पुस्तक भी छपने लगी। तो जब पुस्तक छप गया तो इस प्रकार देवनागरी लिपि क्या हो गया, एक अक्षर, जैसे कि कोई आदमी बोल रहा है, ठीक है, कोई आदमी कुछ भाषण दे दिया, लेकिन वही भाषण को अगर लिख दिया तो भाषण आप बोला हुआ भूल सकते हैं, जो भाषण बोला है और आप जो सुने हो तो भूल जाइएगा, लेकिन जो अगर किताब में लिखा हुआ है उसी भाषण को तो आप उसको बार बार भूलेंगे नहीं, उसको देखेंगे तो याद आ जाएगा। लेकिन जो बोल के सिर्फ सुना हुआ है तो आज निकल भूल ही जाएंगे, दिमाग से निकल जाएगा, याद भी आना मुश्किल है। तो वही बोला गया कि जब किताब छप गई देवनागरी में तो फिर इसकी मतलब स्थिरता क्या हो गया, एकदम यह गया, देवनागरी लिपि जो है स्थिरता में आ गई, स्थिर हो गई। ये देखो सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो बोला गया कि नाखून, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। जो आपका नाखून बढ़ता है, जो इंसान का, जो मानव का जो नाखून बढ़ता है, रोज़ काटते होंगे 4 दिन में 5 दिन में, रोज हर 4 दिन 5 दिन 6 दिन में नाखून काटते होंगे। तो बोला जा रहा है नाखून जो बढ़ रहा, तो प्रकृति यहाँ पे इसके क्या संदेश देना चाहता है, क्या याद दिलाता है आपको। तो देखिए, प्राचीन काल में मनुष्य जंगली था, आपको पता है, पढ़े होंगे, साइंस तो यही बताती है कि प्राचीन काल में मनुष्य क्या था, जंगली था। वह वन मानुष की तरह था, मतलब वन मानुष जंगल में रहने वाला जो इंसान कैसे होता है उस तरह से। उस समय वह अपने नाखून की सहायता से जीवन की रक्षा करता था, मतलब अपने जीवन का रक्षा, जैसे कि जंगल में रहने वाला शेर जानवर, वो सब, उन लोग का भी नाखून बड़ा बड़ा होता है। तो नाखून बड़ा होने के कारण कि वो अपने जीवन की रक्षा करे। तो पहले मनुष्य भी उसी तरह था, उनके भी नाखून बहुत बड़े बड़े होते थे, वो काटते नहीं थे जल्दी। लेकिन अभी इंसान हो गया तब नहीं काटता है कि अच्छा नहीं लगेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। तो नाखून की सहायता से क्या करता, जीवन की रक्षा करते, यानी कि कुछ उस टाइम कोई हथियार नहीं था, कुछ लड़ना होता था, भिड़ना होता था, नाखून की सहायता से लड़ते थे। आज नखधर मनुष्य, मतलब नाक वाला जो नाखून वाला जो आदमी हो गया, अत्याधुनिक हथियार का भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। मतलब अब नाखून की जरूरत नहीं है, अब तो डायरेक्ट AK-47 की जरूरत है, AK-47 की जरूरत है, बस दूर चाहिए, नाखून की जरूरत ही नहीं है। पर उसके नाखून अब भी बढ़ रहे हैं, मतलब कि आज इंसान तरक्की तो कर लिया है, विकास की ओर आगे बढ़ गया है, सारा हथियार बना लिया है, सारा हिफाजत करने का, सुरक्षा करने के जितने सारे हथियार सब बना लिया, लेकिन फिर भी नाखून बढ़ ही रहा है, फिर भी नाखून बढ़ रहा है। बड़ा से बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री है, उनका भी नाखून बढ़ेगा, है ना, यानी कि बड़ा से बड़ा राजकुमारी, राजा, जो भी, सबका नाखून बढ़ता है, सब नाखून काटते हैं। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि तुम भीतर वाले अस्त्र से अब भी वंचित नहीं हो। यानी कि तुमको अगर जो भगवान ने, जो आपको, जो प्रकृति ने जो आपको अंदरूनी अस्त्र आपको दिया है, वो अभी तुम उससे वंचित नहीं हो, वो भी तुम्हारे पास मौजूद है। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता, तुम वही प्राचीनतम नख एवं दंत का आश्रित रहने वाला जीव हो। पहले नाखून और दांत यही तो होता था, है ना, कोई चीज़ खाना होता था, कुछ जानवर वगैरह खाता था तो पकता था नहीं, वो बस मुंह से दांत से नोचता था, तो दांत भी कमाया, नाखून भी। तो वही बोलता है तुम अभी भी वही आदमी हो,
लेकिन थोड़ा सा रहने का सहने का खाने पीने का ढंग बदल गया। नख एवं दंत पर आश्रित रहने वाले जीव पहले इसी तरह से आश्रित रहते थे, नख और मतलब नाखून और दांत पे। पशु की समानता तुमने अब भी विद्यमान है, मतलब जिस तरह से पशु में होता है कि नाखून बढ़ता है, और पशु का नाखून क्यों बढ़ता है, पशु का नाखून इसलिए बढ़ता है और पशु का नाखून लंबा लंबा इसलिए होता है क्योंकि वो अपना शिकार कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके। तो मनुष्य का भी इसी तरह पहले नाखून बढ़ा था। तो नाखून यही याद दिलाती है कि अभी भी तुम्हारा नाखून बढ़ रहा है। अगर तुम 2 महीना नाखून मत काटो तो देखो लंबा लंबा हो जाएगा, जानवर की तरह हो जाएगा। तो तुम अभी भी जानवर के समान जो गुण है, जो प्रकृति ने आपको जानवर के समान जो गुण दिया आपको, वो अभी भी आप में मौजूद है। तो यही प्रकृति याद दिलाती है, ठीक है, कि प्रकृति का चीज़ अभी मिटने वाला नहीं, कभी हमेशा रहेगा, सदा रहेगा। क्लियर है। तो आपको देखो मैं यहाँ पे 5 सवाल पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, समझ में आया। सब सवाल को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद आप उसको याद कर लीजिए, ओके। और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम, और वहाँ पे सर्च करेंगे AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF, AA ऑनलाइन सोल्यूशन PDF, आपको वहाँ पे मिल जाएगा और वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। मैं इसका PDF वहाँ पे सेंड करता हूँ, ओके। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।